पूर्णिमा के भाल पर ज्यों चांदनी का वास है। पूर्णिमा के भाल पर ज्यों चांदनी का वास है। ज्ञान के इस मंच पर त्यों चेतना का भास है। शब्दों की इस यात्रा में अर्थ का विस्तार हो। शब्दों की इस यात्रा में अर्थ का विस्तार हो। आज की इस गोष्ठी में आप सबका सत्कार हो। शुभ संध्या, नमस्कार। ज्ञान और विमर्श के इस अंतर्राष्ट्रीय आभासी मंच पर उपस्थित सभी विद्वानों, आचार्यों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों का मैं रूपा कुमारी हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज पूर्णमासी की इस पावन और प्रकाशित बेला में हम अपनी भाषा और ज्ञान परंपरा की जड़ों को सींचने के लिए एक बार पुनः यहाँ एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के हमारे परम आदरणीय अतिथियों का इस आभासी पटल पर स्वागत करती हूँ। आज के हमारे मुख्य वक्ता हैं भारतीय भाषा चिंतन और व्याकरण के प्रकांड विद्वान आदरणीय आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल जी, जिनका सानिध्य पाना हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है। साथ ही मैं स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के यशस्वी अध्यक्ष एवं इस पूरे अनुष्ठान के सूत्रधार डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर का। महानुभावों, जैसा कि आप सभी को अवगत है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वयं पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से संचालित यह अत्यंत लोकप्रिय पाठ्यक्रम भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय निरंतर एक कीर्तिमान गढ़ रहा है। पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा प्रत्येक पूर्णमासी के दिन भारतीय ज्ञान प्रणाली भाषा चिंतन की भारतीय परंपरा पर एक अंतर्राष्ट्रीय व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया जाता है और आज हम इसी 13वीं श्रृंखला के साक्षी बन रहे हैं। आज की इस परिचर्चा का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण और व्याकरणिक दृष्टि से गूढ़ है। भारतीय भाषा चिंतन में निपात की अवधारणा भाग 2। निपात वे ध्वनियां या शब्द है जो वाक्य में जुड़कर उसके अर्थ को एक विशेष बल या दिशा प्रदान करते हैं। अक्षर अक्षर ब्रह्म है, व्याकरण एक विज्ञान, अर्थों में जो प्राण फूके, निपात है उसकी पहचान। भावों को जो बल दे दे और दे दे नया आकार, भारतीय भाषा चिंतन का यही तो है मूल आधार। श्रोतागणों, आज इस गहन विषय के द्वितीय भाग 2 पर अपने बृहद अनुभवों से हमारे ज्ञान कौशल में अभिवृद्धि करने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल जी। आचार्य जी का भाषा विज्ञान, वैदिक व्याकरण और दार्शनिक चिंतन के क्षेत्र में जो शोध और अनुभव है वह हम सभी के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। उनकी व्याख्यान शैली जटिल से जटिल व्याकरणिक नियमों को भी अत्यंत सरलता से जनमानस तक पहुंचा देती है। आचार्य जी, आपको कुछ पंक्तियां निवेदित करती हूँ। गहराई से जी 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 सर। गहराई है सागर सी और आकाश सा विस्तार है। आपकी वाणी में बसता ज्ञान का संसार है। वेदों और व्याकरण के आप मर्मज्ञ हैं। आपके सानिध्य से ही आलोकित यह विहान है। अब मैं और अधिक समय न लेते हुए अत्यंत आदर और सम्मान के साथ आदरणीय आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और निपात की अवधारणा के इस द्वितीय भाग पर अपने ज्ञानवर्धक वक्तव्य से हम सभी को लाभान्वित करें। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवशां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मधर्मस्य प्रभवतु भूतये राम नाम।
भूतये राम नाम रचना कराय धौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्यां वंदे भारत मातरम वंदे भारत मातरम। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष और सतत भाषा चिंतन के अधुनातन प्रयोगों के साथ एक प्रकल्प लेकर के जो विश्व को अपना ज्ञान दान दे रहे हैं, ऐसे भाई डॉक्टर सी जयशंकर बाबू जी, कार्यक्रम के संयोजक उमेश कुमार प्रजापति अलग जी, जो अपनी साधना से मनोयोग से इस कार्यक्रम को गतिमति दे रहे हैं, और इस कार्यक्रम का काव्य में संचालन कर रही रूपा जी, जो संचालन के साथ विषय की भावभूमि को पकड़ करके उसकी अनुभूति करके वे अच्छा सुंदर संकेत भी दे देती है। और सांद्रा जी, जो इन दिनों बहुत अच्छी काव्य साधना कर रही हैं, और पटल पर दिख रहे सनातन जी, पूर्णिमा जी, और जो इससे जुड़े हुए बंधु भगनी हैं, सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आप सबका अत्यंत आभारी हूं कि आपने निपात पर विचार करने का जो आग्रह रखा, और आपके आग्रह के कारण निपात को एक बार बहुत गहराई से अध्ययन करने का अवसर मुझे मिल गया। यदि आपका आग्रह न होता तो शायद निपात केवल संकेत मात्र से ही रह जाता। पहले व्याख्यान में उसके स्वरूप आदि पर विस्तार से चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब आज उसका दूसरा भाग है। आज हम उसके जो विभाग हैं, उन विभागों की चर्चा करते हुए उनके अनुप्रयोगों की चर्चा करते हुए इस निपात प्रकरण को पूर्णता प्रदान करने का प्रयास करूंगा। यास्क ने निपात को 3 श्रेणियों में बांटा है। एक है उपमार्थक निपात, दूसरा है अर्थोपसंग्रहार्थक निपात, और तीसरा है पाद पूरक निपात।
और ऐसे ही यही परंपरा भारतीय भाषाओं में चली आ रही है। यदि हम भारतीय भाषाओं में हिंदी की बात करें तो वहां पर आदर बोधक निपात, अवधारणा बोधक निपात, तुलना बोधक निपात, बलदायक निपात, विस्मयादि बोधक निपात, निषेधात्मक निपात, नकारात्मक निपात, स्वीकारात्मक निपात भेद मिलते हैं। और पहले व्याख्यान में मैंने इस सबके उदाहरण भी दिए थे। आज वहीं से उसे आगे बढ़ाते हुए यास्क द्वारा किए गए विभागों की चर्चा कर रहा। और जैसा कि मैंने अभी संकेत किया कि सभी भारतीय भाषाओं में यास्क की यह परंपरा अक्षुण्ण रूप से चलती आ रही है। और जब हम इसकी भाषा वैज्ञानिक विवेचना करते हैं, इसकी लिंग्विस्टिक एनालिसिस करते हैं, तो देखते हैं कि पश्चिम के जितने भी लिंग्विस्ट हुए हैं उन्होंने इन्हीं आधारों की बात की है। भाषा भेद से, परिवेश से, परंपरा से, संस्कृति से, भौगोलिक ऐतिहासिक परिवेश के कारण भारतीय एवं विश्व की तमाम भाषाओं में स्वरूप भले अलग अलग हो जाए, उसके उदाहरण तो अलग अलग होते होंगे ही, मगर जो आधारभूत संरचना है वह हमारे भारतीय भाषा चिंतन की ही संरचना दिखाई पड़ती है। मैंने अनेक भाषाओं के उदाहरणों को एकत्र करके उनकी तुलना करके देखा तो मुझे आश्चर्यजनक एकात्मता दिखी। इससे मैं आश्वस्त हो सका कि हमारी यह प्राचीन भारतीय भाषा चिंतन की जो निपात की परंपरा है वही अनवरत चली आ रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि भाषा भेद के कारण, संस्कृत भेद के कारण, दर्शन भेद के कारण यत्किंचित परिवर्तन तो होता ही है, और वह है। तो मैं बात कर रहा था तीनों निपातों की जो यास्क ने जिनका निरूपण किया है, विभाग किया है, उपमार्थक, अर्थोपसंग्रहार्थक और पाद पूरक, ये तीन विभाग किए। उपमार्थक निपात का लक्षण करते हुए यास्क बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, तेषामेते चत्वार
उपमार्थे भवन्ति, अर्थात इव, न, चित और नु, इन चार निपातों का प्रयोग वेद में उपमा के अर्थ में हुआ है। अब आप देखिए कि जब हम वैदिक शब्दों का निर्वचन करते हैं, उनकी अर्थ मीमांसा करते हैं, उनकी सिमेंटिक स्टडी करते हैं, तो बिना इन निपातों को जाने हमारा काम नहीं चल पाता, बहुत कुछ छूट सकता है। इसके लिए यास्क के द्वारा जो निरूपित सिद्धांत है उसे पकड़कर चलने की परंपरा रही है। तो इव, न, चित, नु, ये चार निपात हैं और इन निपातों के अर्थ और उनकी व्याख्या करते हुए, उनका उदाहरण देते हुए लिखा गया है, यास्क के द्वारा कहा गया है। इव निपात की व्याख्या के प्रसंग में लिखते हैं, इवेति भाषायांच अनुध्यायंच। और फिर उदाहरण देते हैं इसका, अग्निरीव, ऋग्वेद के 10:84-2 में, और इंद्र इवेति, इंद्र इवेति, इव एति, यह है ऋग्वेद का 1:173-2। यहां जो तात्पर्य है वह यह है कि वेद कालीन समाज में वैदिक संस्कृत भाषा ऋषियों के द्वारा देवताओं के लिए प्रयुक्त होती थी, और ऋषियों द्वारा साक्षात्कार किए गए देवता विषयक वैदिक मंत्र इसी भाषा में निबद्ध हैं। इन मंत्रों के अध्ययन के लिए आचार्य पहले इन मंत्रों का उच्चारण करता है, और पहले उच्चारण करता था और अपने इस उच्चारण की परंपरा को सुनकर और उनका उच्चारण करने का जो परंपरा विकसित हुई, वही परंपरा अब निरंतर चली आ रही है। मैं ये कह रहा था कि यह परंपरा आगे चलती रही। उस समय लौकिक संस्कृत जो परवर्ती पाणिनिकृत अष्टाध्यायी के नियमों में बंध करके आगे विकसित हुई, वही परंपरा
भारतीय भाषाओं में प्रवहमान रही। अब नू निपात का उदाहरण देना चाहूंगा। कि इस निपात की व्याख्या करते हुए, मैंने बताया ना 4 निपात, इसकी व्याख्या करते हुए यास्क लिखते हैं नु इत्तेषो अनेक कर्मा, अर्थात नु यह निपात अनेक अर्थों वाला है। इस निपात का प्रयोग 3 अर्थों में किया है, हेत्वर्थ में, अनुप्रश्नार्थ में, उपमार्थ में। इन तीनों अर्थों में प्रयुक्त नु इस निपात के उदाहरण हैं, क्रमशः दिए गए हैं। जैसे इदम नु करिष्यति, इस कारण से इस कार्य को करेंगे। इदम नु करिष्यति, इस उदाहरण में जो नु कथम नु करिष्यति का प्रयोग किया गया है, उसे कथम नु करिष्यति इति अनुप्रष्टे न्वेत न्वेतत् कार्षीति, कैसे कहेगा ऐसा पुनः पूछते हैं, माने अनुप्रश्न करते हैं। इस कार्य को पहले कर दिया गया है। यहाँ कथ कथम कथम जो पद है का प्रयोग आश्चर्य अर्थ में हुआ है। किसी से पूछा कि क्या तुम कार्य कर सकते हो, तो उसने उत्तर दिया कि हाँ करूंगा। तब वह दोबारा जो पूछता है, अनुप्रश्न करता है, कैसे करेगा, तो यहाँ नु यह निपात दूसरी बार पूछने पर अनुप्रश्न के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अनुप्रश्न के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इस पर दूसरा व्यक्ति उत्तर देता है ननु एतत् आकर्षित, अरे उसने यह कार्य को किया है, फिर इसमें आश्चर्य की बात ही नहीं है। फिर उदाहरण देते हैं ऋग्वेद का, वृक्षस्य नु ते पुरहूत वयाः, ऋग्वेद 6:24-3, हे इंद्र, वृक्ष की शाखाओं के समान तुम्हारी रक्षाएं विविध प्रकार से व्याप्त हैं। इस मंत्र में यास्क ने वयाह इस पद का अर्थ शाखा के अर्थ में किया है। वयाह शाखा, शाखा को वयाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वातायना अर्थात हवा, वातायना भवंती, हवा से हिलने वाली होती है, इसलिए इनको वातायना कहा। अतः गत्यर्थक वा धातु
से यत प्रत्यय होकर वह सिद्ध होता है। अब कर्मोपमा निपात का निरूपण करते हुए व्यास कहते हैं कि यथेति कर्मोपमा अर्थात यह निपात कर्मोपमा अर्थात उपमा के अर्थ में कर्मोपमा कर्मोपमा कर्म उपमा यह निपात उपमा के अर्थ में हुआ है। उदाहरण देते हैं यथा वातो यथा वनम यथा समुद्रम एजत ऋग्वेद 5:78-8 अर्थात जिस प्रकार से वायु चलती है, जिस प्रकार से वृक्ष हिलते हैं, जिस प्रकार से समुद्र तरंगित होता है, उसी प्रकार जटायु के साथ हिलते हुए तुम बाहर आओ। फिर उदाहरण देते हैं भ्राजंतो अग्नयो यथा ऋग्वेद 1:50-3 अर्थात जिस प्रकार जलती हुई अग्नियों वस्तुओं के स्वरूप को दिखला देती है, उसी प्रकार सूर्य की किरणें पदार्थों के स्वरूप को दिखलाती है। ये दोनों उदाहरण यथा निपात का प्रयोग कर्मोपमा अर्थ में हुआ है। इस प्रकार नीचे कर्मोपमा के अर्थ में प्रयुक्त विभिन्न निपातों के उदाहरण भी वहीं पर दिए हुए हैं। कहाँ? ऋग्वेद के 10:78-2 में। इसी को उद्धृत करते हुए यास्क ने लिखा कि कर्मोपमा अर्थ में प्रयुक्त चित निपात का उदाहरण दिया कि चतुरस चिदमानादि वभियादा निथातो न दुरक्ताय स्पृहेत 1:41-4 और उपर्युक्त मंत्र का अर्थ जिस प्रकार से 4 पासों को धारण करने हुए, पासा माने जुआनी का जो पासा होता है, जुआरी का धारण करते हुए जुआरी पासों को फेंक देने तक दूसरे जुआरी जब तक वो फेंकता रहता है तब तक दूसरा जुआरी डरता रहता है, उसी प्रकार दुर्वचन के लिए कभी इच्छा न करे, अर्थात चारों पासों के धारण करने वाले जुआरी से जिस प्रकार दूसरा जुआरी डरता है, उसी प्रकार से दुर्वचन के कहने से डरना चाहिए। इस मंत्र में कर्मोपमा अर्थ में चित निपात का प्रयोग हुआ है। यह उस कर्मोपमा में चित निपात का उदाहरण हुआ। फिर भूतोपमा निपात का निरूपण किया है। भूतोपमा निपात का तात्पर्य है कि ऐसे निपात जो भूत अर्थात प्राणीवाचक शब्द के साथ मिलकर के आते हैं। भूत माने प्राणी, उपमा को आकर के उपमा को प्रकट करते हैं। इसी प्रसंग में लिखते हैं, यास्क लिखते हैं कि मेष इति भूतोपमा अर्थात मेष यह शब्द भूत शब्द के साथ मिलकर उपमावाचक होता है। अतः मेष शब्द भूतोपमार्थक, भूत उपमार्थक, इसका विच्छेद करेंगे तो होगा निपात कहलाता है। जैसे उदाहरण दिया मेषो भूतो उभि चन्नय ऋग्वेद 8:2-40। इस मंत्र का अर्थ है जो जिसे आप शाब्दिक अर्थ कह सकते हैं, वो अर्थ है कि हे इंद्र, मेष के समान
जाते हुए जिस प्रकार मेष के समान जाते हुए जिस प्रकार तुम प्राप्त हुए हो उसी प्रकार से जाओ। इस मंत्र में मेष शब्द का प्रयोग भूतोपमार्थक निपात के अर्थ में हुआ है और यह भूतोपमार्थक निपात का उदाहरण हमें लौकिक संस्कृत में भी प्राप्त होता है और अन्य भारतीय भाषाओं में भी इसे देखा जा सकता है। फिर रूपोपमान निपात। रूपोपमान निपात का तात्पर्य है कि ऐसे निपात जो रूप की उपमा वाले हों, जो रूप की उपमा वाले हों, वह रूपोपमार्थक निपात कहलाते हैं। और रूपोपमा निपात के निरूपण के प्रसंग में प्रथम निपात है अग्नि। इस संदर्भ में निरुक्तकार यास्क लिखते हैं अग्निरीति रूपोपमा, अर्थात यह अग्नि रूप की उपमा वाला है। और आगे उदाहरण देते हैं कि हिरण्यक रूप हिरण्य संदृक पाना पारसेंदु हिरण्यवर्णा, ऋग्वेद 2:35-10। उपर्युक्त मंत्र का अर्थ है कि सुवर्ण के समान रूप वाला, सुवर्ण के समान रूप वाला। अब ये इसीलिए इसको रूपमा कहा गया। और इस निपात का प्रयोग लौकिक संस्कृत में भी प्राप्त होता है, पहले निपात की ही तरह। इसी प्रकार से अन्य निपातों को उदाहरण दे करके उन्होंने स्पष्ट किया है। कुल मिलाकर के यास्क के द्वारा निरूपित वैदिक परंपरा में चले आ रहे निपातों का प्रयोग हम भारतीय भाषाओं में प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हमारा यह निपात का जो प्रकरण है वह समाप्त हो जाता है। अब हम अन्य भाषाओं में भी हिंदी से लेकर के भारतीय भाषाओं तक में इसके अनुप्रयोग को देख सकते हैं। जैसे हिंदी में अगर उदाहरण दें तो उदाहरण बनेगा, तुम्हें आज मेरे साथ भोजन करना ही पड़ेगा। ही निपात, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा था कि किसी वे अव्यय जो वाक्य में प्रयुक्त होकर के निश्चित अर्थ देते हैं। तो यहाँ क्या उदाहरण दिया मैंने, तुम्हें आज मेरे साथ भोजन करना ही पड़ेगा। ही जो है निपात है, यहाँ मतलब कुछ भी हो जाए भोजन करना ही पड़ेगा। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, कल वह भी मेरे साथ चलेगा।
और लोग तो चलेंगे ही चलेंगे, वह भी चलेगा, वह जरूर चलेगा, भी यहां निश्चयार्थक है। राष्ट्रपति को बच्चे तक जानते हैं, बच्चे तक माने बच्चा बच्चा जानता है, तो राष्ट्रपति को बच्चे तक जानते हैं, यहां तक निपात है। फिर जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि ये 9 प्रकार से है हिंदी में, ऐसे ही अन्य भारतीय भाषाओं में, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, कन्नड़ में, पंजाबी में, गुजराती में, सब में है। अब जिनको आज अनुसंधान करना है वे ये जो भारतीय भाषा चिंतन में निपात की अवधारणा, उसका स्वरूप, उसके भेद और उस पर विभिन्न आचार्यों के जो मत मतांतर हैं उनको लेते हुए हम भारतीय भाषाओं का निपातगत अध्ययन कर सकते हैं। किसी उपन्यास का, किसी कहानी का, किसी निबंध का केवल उदाहरण नहीं देना, क्यों करना है निपात का अध्ययन, और नहीं किए तो क्या छूट गया? छूट ये गया कि जब हम किसी भी कृति की अर्थ के स्तर पर उसके भाषी औदात्य को जानना चाहें, औदात्य माने इसका उदात्त का जो भाव है, उदात्तस्य भावम औदात्यम, माने जो भाषा की अनुभूति के स्तर पर शिखरस्थ स्थिति होती है। शिखर माने चोटी, सबसे बड़ी अनुभूति, जो सबसे बड़ा जो अधिष्ठान बनता है, कारक बनता है अर्थ की अनुभूति का, उसे हम औदात्य कहेंगे। उस अर्थोदात्त के लिए, अर्थ के औदात्त के लिए, अर्थ की सम्यक अनुभूति के लिए, अर्थ के सम्यक भावबोध के लिए अगर कोई भाषीय तत्व बहुत अधिक प्रभावी है तो उसमें निपात भी एक है। ये उससे आप जान सकते हैं कि रचनाकार ने जो प्रयोग किया है, यदि तक भी हर को लगा दे, हटा दे, तो शायद वह अर्थ जो देना चाहता है वह न दे पाता। यह बात सत्य है, मैं भी अनुभव करता हूं। और जब आज के रचनाकारों को मैं पढ़ता हूं और जब पुनर्नवा को पढ़ता हूं, बाणभट्ट की आत्मकथा को पढ़ता हूं, जब मुंशी प्रेमचंद को पढ़ता हूं, जब प्रसाद को पढ़ता हूं, और तब जो सहज भाषा के प्रवाह में आ गया तो आ गया, क्योंकि आज के जो तथाकथित लेखक हैं वे इस भाषीय भावबोध तक पहुंच ही नहीं पाते और इसकी परवाह भी नहीं करते। इसीलिए अर्थाबोध की दृष्टि से वे बहुत पीछे।
बहुत पीछे है। भाषा जितनी व्यवस्थित हो, अनुक्रमित होगी, आनपूर्वी क्रम में होगी, उतनी ही अधिक गहनानुभूति होगी। अगर कोई प्रश्न करे कि एक उपन्यासकार के लिए इसके लिए क्या जरूरत है, काम तो इसलिए चल रहा है कि उसके अपनी मातृभाषा का संस्कार है, इसलिए वो जानता नहीं कि निपात है, वो स्वाभाविक ढंग से आता है। मगर जब वो जान ले और फिर उसका प्रयोग करे तो शायद और अधिक अर्थाभिव्यक्ति होगी। एक जगह आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के नाम आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, और अधिकांश लोग तो जानते ही हैं कि उन्होंने बहुत बड़े हमारे यहाँ वैयाकरण थे। आचार्य कामसाब साथ गुरु के व्याकरण के बाद उनका दूसरा व्याकरण, और वहीं से 10 वर्ष बाद आचार्य कामसाब साथ गुरु के व्याकरण के प्रकाशित होने के ठीक 10 वर्ष बाद दूसरा व्याकरण बनाते हैं, और वह भी नागरी पचाणी सभा से ही प्रकाशित होता है। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी वे लिखते हैं, उनकी एक पुस्तक है भारतीय भाषा विज्ञान, उसमें वो लिखते हैं कि पका हुआ आम साधारण व्यक्ति भी खाता है और एक वनस्पति शास्त्री भी खाता है, मगर वनस्पति शास्त्री जितनी अनुभूति करता है वनस्पति शास्त्री जितनी स्वाद की गहना अनुभूति करता है उतनी गहना अनुभूति साधारण खाने वाला नहीं कर पाता। क्यों? वो वहां लिखते हैं कि वनस्पति शास्त्री को मालूम है कि कैसे यह आम का फल जो है उसमें कैसे कैसे पराग भरता है, कैसे कैसे पकता है, उसकी सारी विधियों को वो जानता है, इसलिए उसकी रसानुभूति कुछ भिन्न होगी। तो यदि हम भाषा पर अधिकार रखेंगे तो हमारी चाहे जो भी रचनात्मक विधा हो, चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, वो अधिक सशक्त होगी, अधिक कालजयी होगी। इसके लिए उदाहरण मैं दे रहा हूं, आप महाभारत के देख लीजिए, कालिदास को देख लीजिए, वाल्मीकि को देख लीजिए, तुलसी को देख लीजिए। ये इसीलिए कालजयी रचनाएं हो सकी क्योंकि इनका भाषीय प्रयोग बहुत सम्यक हुआ है। बहुत एक शब्द का मैं प्रयोग करता हूं, यथायथ। अंग्रेजी के एप्रोप्रिएट का है, अंग्रेजी में से एप्रोप्रिएट कहते हैं, मगर एप्रोप्रिएट भी शब्द उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उतना वो अर्थ नहीं दे पाता। यथा माने दो अव्यय है, यथा माने जैसे, यथ माने वैसे, जैसे होना चाहिए ठीक वैसे होना। बड़ा कठिन है मगर हो सकता है। अगर जैसे प्रयोग होना चाहिए ठीक वैसा हो, किस पर्याय का कहां प्रयोग होना चाहिए, किस शब्द का, अगर यह भावबोध है रचनाकार में तो वह रचना कालजयी होगी। आप कालिदास को ले लीजिए, मधुर, मनोज्ञ, मनोहर, मनोरम, वो जहां जिन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए वही करते हैं।
और गोस्वामी तुलसीदास को ले लीजिए, नयन, लोचन, आंख, नेत्र, इन सब की अर्थ अलग अलग अर्थ, अलग अलग अर्थ छायाएं हैं, जिसे शेड्स ऑफ मीनिंग कहते हैं। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जब तक आप भाषीय संरचना को, भाषीय दक्षता को हासिल नहीं कर लेंगे, आए हुए शब्दों के प्रकृति प्रत्यय, उसकी इटिमोलॉजी, उसका स्रोत नहीं जान लेंगे, तब तक आपका लेखन, आपके लेखन में औदात्य नहीं आ पाएगा। आजकल मैं नहीं कह रहा हूं कि अच्छा नहीं लिखा जा रहा है, मैं कह रहा हूं कि बहुत जल्दबाजी में लिखा जाए। तो मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि निपात का अध्ययन हम करें और अपनी भाषीय दक्षता को बढ़ाएं। आप सबने बड़े धैर्य से सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और यह प्रकरण अपने सैद्धांतिक स्वरूप और व्यवहारिक स्वरूप के साथ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। अत्यंत ज्ञानवर्धक, प्रामाणिक और सारगर्भित उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। व्याकरण के गुण रहस्यों को जिसने सहज बनाया है, ऋषियों के प्राचीन चिंतन को आज नया स्वर पहनाया है, अर्थों की इस गहराई को हम कैसे करें बखान, विद्वता की इस पावन गंगा को हमारा सत सत प्रणाम। हृदय से आभार आदरणीय आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल जी का। भारतीय भाषा चिंतन में निपात की अवधारणा के इस द्वितीय भाग में आज आपने जिस प्रकार निपात के विभागों और उनके प्रायोगिक अनुप्रयोगों की विस्तृत चर्चा की, वह हम सभी विद्यार्थियों, शोधार्थियों और सुधी श्रोताओं के लिए एक अनुपम बौद्धिक सौगात है। महानुभावों, आज आचार्य जी ने अत्यंत सरलता से हमें समझाया कि महान व्याकरण यास्क ने निपात को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा है। उपमार्थक निपात, जो उपमा या तुलना के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अर्थोपसंहारार्थक निपात, जो वाक्य के अर्थ को एक विशेष दिशा या निष्कर्ष देते हैं। एवं पाद पूरक निपात। आचार्य जी, आपने यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात रेखांकित की कि यास्क मुनि द्वारा निरूपित इन सिद्धांत को पकड़ कर चलने की जो हमारी प्राचीन परंपरा है, वह कितनी वैज्ञानिक और ठोस है। सटीक संदर्भों और जीवंत उदाहरणों के साथ आपने इतने गंभीर विषय को जिस रोचकता के साथ विस्तार प्रदान किया, उसने सचमुच हमारी वैचारिक परिधि को अत्यंत समृद्ध किया है। अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व मैं इन पंक्तियों के माध्यम से आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी। शब्दों की इस वंदना में आपके ज्ञान का अक्ष झलकता है। आपके हर एक संदर्भ में एक नया विमर्श पलता है। आपने अपना अमूल्य समय देकर किया हमें कृतार्थ। आपके मार्गदर्शन से ही सिद्ध हुआ हमारा परमार्थ। आचार्य जी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग, स्वयं पोर्टल की संपूर्ण आयोजन समिति और इस आभासी पटल पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों की ओर से मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नोत्तर सत्र की ओर बढ़ते हैं और मैं प्रश्नों के लिए हमारे श्रोतागणों को आमंत्रित करती हूँ। अगर किसी स्तुतिजन श्रोता का कोई प्रश्न है तो आप आचार्य जी से संवाद कर सकते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने प्रश्नों को शालीनता पूर्वक वीडियो ऑन करके रख सकते हैं। आचार्य जी, सादर प्रणाम।
मैं नमस्कार। बिलासपुर से बोल रही हूँ डॉक्टर सुरुचि। जी प्रेस संगोष्ठी से जुड़े सभी विद्वान को भी मेरा प्रणाम। मैं जी आचार्य जी से पूछना चाहती हूँ, ये जानना चाहती हूँ कि जो निपात शब्द पे आपने जो व्याख्यान दिया पूर्व में और अभी, तो इस पे यदि हम शोध कार्य पहले तो मेरे मतलब मैं ध्यान में आई नहीं शोध कार्य हो सकते जी हैं। जी और यदि करना चाहते हैं तो क्या 21वीं सदी के जो साहित्य है जो है, चाहे कहानी हो चाहे उपन्यास हो, तो क्या उस पे हम नहीं कर पाएंगे? या 20वीं सदी के साहित्यकार जैसे अभी आपने बताया कि प्रेमचंद हो या प्रसाद हो या हजारी प्रसाद द्विवेदी या जो पूर्व के, उन्हीं पे ही ठीक से हो पाएगा कि अभी के में भी कर सकते हैं अभी के साहित्यकारों को? क्योंकि उनकी भाषा तो अंतर है, हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो अभी के साहित्यकार मूर्ता नहीं रहती या भाषा में जो बहुत है वो एक कह सकते चालू भाषा रहती। तो क्या करना संभव जी है जी इस विषय पे सोचता? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। देखिए, मैंने बताया आपको कि व्याख्यान में ही कहा था कि जो भाषा का प्रयोग होता है, जैसे कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, मगर वह भी जब हिंदी बोलता है या कोई भारतीय भाषा बोलता है, अपनी भाषा बोलता है, एक गैर पढ़ा लिखा अंग्रेज जब अंग्रेजी बोलता है तो उसमें संज्ञा सर्वनाम क्रिया सबका प्रयोग आएगा। मगर उससे पूछिए कि ये क्या है तो कहेगा हम ये मैं नहीं जानता। किसी अनपढ़ व्यक्ति से पूछिए कि भाई आपने कहा कि मैं रोज गंगा स्नान करता हूं, इसमें गंगा क्या है, स्नान क्या है, करता क्या है, इसमें कौन से व्याकरण है, वो कहेगा मैं क्या जानूं। ऐसे ही जो लोग लेखन कर रहे हैं और इसके बारे में जानते ही नहीं मगर प्रयोग में आ जाता है। जैसे अनपढ़ व्यक्ति पूरी भाषा बोलता है पर वो भाषा के बारे में नहीं जानता, और एक व्यक्ति ऐसा है कि जो जानता भी है और प्रयोग भी करता है। जैसा कि मैंने कहा था आचार्य भाई, उनका किशोरीदास वाजपेयी का उदाहरण दिया था कि एक जो वनस्पति शास्त्री है वो जानता है कि आम कैसे पकता है, कैसे होता है, तो उसकी रसानुभूति में और सामान्य आदमी की रसानुभूति में अंतर है। वैसे ही जो जानता है कि निपात क्या है, निपातों के प्रयोग से हमारी भाषा कैसे और अधिक सबल होगी, तो उसका भी अध्ययन कर सकते हैं, उसका भी अध्ययन कर सकते हैं और फर्क भी मिलेगा आपको। आप प्रेमचंद की भाषा देख लीजिए, आप प्रसाद की भाषा देख लीजिए, आप आचार्य हजारी साहब द्विवेदी की भाषा देख लीजिए, और आज के तमाम जो लेखक लेखिकाएं हैं उनकी भाषा देख लीजिए। सवाल यह है कि किसका कितना अध्ययन है। लेखन एक अलग चीज है, अध्ययन एक अलग चीज है, और भाषा पर अधिकार रखना या अधिकार हो जाना ये सौभाग्य और गौरव की बात है, मगर हमें परख तो लेना ही चाहिए। हम केवल जब शोध करते हैं तो यही नहीं करते कि उन्होंने किया है, उन्होंने किया है, उन्होंने ये नहीं किया है और अगर ये करते तो और अच्छा होता, यह भी तो बताइए। केवल अच्छाइयों की बात हम करते हैं, हम एक प्रकार से स्तुति करते हैं। हमें सम्यक विवेचन करना चाहिए, क्या कमी है, यह होता तो और अच्छा होता। जी जी। तो आचार्य जी ये करना यह करना चाहिए, यह करना चाहिए। बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। इसका मतलब आपके मन में जिज्ञासा है, आप इस पर काम करा सकते हैं। एक और इसी से लेके जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। और मगर आप इस काम को कराइए तो थोड़ा सा जिनमें संभावना ज्यादा बनती है उन पर कराइए पहले शुरुआत, क्योंकि बोहनी नहीं बिगड़नी चाहिए।
बहुत कमजोर रचनाकार को ले लिया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। लीजिए उसको भी, हाँ, बाद में अगर शुरू कराना हो जी तो जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों में कराइए। हाँ जी। हाँ तो तुलनात्मक अध्ययन भी करा सकते हैं। हाँ, तुलनात्मक अध्ययन भी करा सकते, बिल्कुल करा सकते हैं। कई दृष्टियों से अध्ययन हो सकता है। और बिल्कुल, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि आजकल मोटे मोटे प्रबंध लिखे जा रहे हैं 400, 500, 300, 400 पेज के, और पूछा जाता है विद्यार्थियों से कि इसमें क्या आपने किया, आपकी स्थापनाएं क्या है, तो आकाश देखने लगते हैं। कोई जरूरत नहीं, 60 पेज का भी, पृष्ठों का भी यदि सैद्धांतिक स्थापनाओं के साथ लिखा गया कोई प्रबंध है तो भी वो महत्वपूर्ण है। अच्छा 100 पेज लिख दिए थे, बाकी कुछ नहीं, स्थापना कुछ नहीं, तो क्या मतलब उसका? आपने दिया क्या, खोजा क्या, कौन से सिद्धांत की स्थापना की, आपके उस शोध से आगे उस क्षेत्र में कैसे कार्य बढ़ सकता है, इस प्रकार के शोध की जरूरत है। तो आपकी जिज्ञासा का मैं स्वागत करता हूँ, कराइए। जी 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 आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और जरूर मैं इस पे काम करूंगी भी और करवाऊंगी भी। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुरुचि मिश्रा मैम, महत्वपूर्ण प्रश्न रखने के लिए। और कोई श्रोता जो आचार्य जी से संवाद करना चाहते हैं, किसी प्रश्न के माध्यम से कोई जिज्ञासा है? अगर किसी का भी कोई प्रश्न है तो आप संकोच न करें। आचार्य जी का निपात पर यह दूसरा व्याख्यान है, पहले व्याख्यान से भी संबंधित अगर कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं, संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं अध्यक्ष महोदय की तरफ। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर सी जयशंकर बाबू, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय से, कि आज इस अवसर पर अपने शब्दों से हम सभी को लाभान्वित करें। सर, हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद उमेश जी। मैं आचार्य जी के प्रति श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होते हुए, तो उन्होंने आज जो ज्ञानदान दिया है उसके प्रति पूरी श्रद्धा के साथ आचार्य जी के प्रति मैं श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हूँ। और आज पूर्णिमा का अवसर है। पूर्णिमा के दिन जिस शीतलता को फैलाते हुए पूर्णता के साथ चंद्रमा का दर्शन हम करते हैं, वैसे जब आपने भाषा चिंतन के क्रम में आचार्य जी हमें जो ज्ञान दे रहे थे, उसके अंतर्गत उमेश जी ने कहा था कि निपात की अवधारणा तक हमें ले जाएं और निपात के तमाम आयामों पर हमें ज्ञानदान देते हुए निपात के अध्ययन के विशिष्ट जो चेतना और प्रेरणा हमें जागृत होनी चाहिए, तो वो आज जागृत की है आचार्य जी ने। तो उसके लिए मैं पूर्णतः श्रद्धा जी के प्रति शुक्ल आचार्य जी के प्रति श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हूँ। और एक प्रश्न जो किया है सुरुचि मिश्रा जी ने, सुरुचिपूर्ण प्रश्न था और उसका बहुत बेहतरीन आचार्य जी ने जवाब भी दे दिया। विशेषकर यास्क महर्षि ने जो निपात को लेकर, मतलब विशेषकर भारतीय भाषा चिंतन में निपात की अवधारणा को लेकर आचार्य जी ने पिछले महीने और आज जो भी व्याख्यान दिया है, तो इससे हमारी जिज्ञासा पूरी नहीं होती, क्योंकि इतनी गहराई से, और विशेषकर इसका मूल उद्देश्य ही ये है कि हमारे भाषा से संबंधित हमारे संस्कार, विशेषकर एक सर्जक के रूप में हमें किस हद तक, किस रूप में होने से पाठकों के हृदय तक हमारे अर्थ पहुंच सकता है, उस दृष्टि से इस विषय को लेकर काफी विस्तृत विवेचन किया है। और विशेषकर यास्क महर्षि ने जैसे निपातों का जो वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया था और उसकी व्याख्या की थी, उसको लेकर आचार्य जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप में हमें, जैसे उपमार्थक निपात और अर्थोपसंग्रहार्थक निपात और पाद पूरक निपात को बताते हुए, विशेषकर फिर
इव, ना, चित और नु जो उपमार्तक निपात है, इनका काफी विस्तृत जो सोदाहरण हमें जो वर्णन किया है और स्पष्टीकरण दिया है, ये केवल संस्कृत उदाहरणों तक सीमित नहीं रहा। विशेषकर हम भारतीय भाषा संदर्भ में बात कर रहे हैं। आचार्य जी जब भी भाषा चिंतन की बात करते हैं सभी भाषाओं के उदाहरण लेते हैं। आज विशेषकर हिंदी के उदाहरण भी लेते हुए सर्जकीय भाषाई क्षमता कैसी होनी चाहिए, तो उसको लेकर काफी विशेषकर भाषी संरचना दक्षता कैसे होने से, किस ढंग से हम हासिल करें, जबकि हमारे लेखन में औदात्यता का गुण आ सकता है, उसको लेकर काफी विस्तार से आचार्य जी ने बताया। और ये जो इव, ना, चित और नो को लेकर तो उन्होंने काफी विस्तार से हमें उदाहरण देते हुए ये बताया। और इन सबका, चूंकि हम भारतीय भाषा चिंतन का आधार सबसे पहले हम वैदिक साहित्य से ही लेते हैं, और उसी दृष्टि से आचार्य जी ने तमाम उदाहरण देते हुए हमें ज्ञान दान दिया है और हमारी चेतना बढ़ाई है। उसमें ना निपात जो है प्रतिषेधार्थक और उपमार्थक दोनों दृष्टियों से, और फिर नु उपमार्थक होने के साथ साथ हेत्वर्त व विशिष्ट निपातों के संदर्भ में भी आचार्य जी ने विशेषकर अनुप्रश्नार्थ जो विशिष्ट निपात का संदर्भ है तो वो भी हमें स्पष्ट किया है। और विशेषकर निपातों के निरूपण की दृष्टि से कर्मोपमा, भूतोपमा, रूपोपमा और सिद्धोपमा की दृष्टि से हमें इतना विस्तार से ज्ञान हमारा विस्तार किया है कि हमें आज के संदर्भ में हम एक सर्जक, एक लेखक के रूप में जब लेखन करते हैं तो निपात के ज्ञान के बिना हम पाठकों के हृदय तक हमारे अर्थ का बोध नहीं करा सकते। तो ये चेतना हमें फैलाते हुए आचार्य जी ने तो भारतीय भाषा चिंतन की दृष्टि से भारतीय भाषाओं में भी तो उनके परिप्रेक्ष्य में निपात के अर्थ का काफी गहन अध्ययन करने और भाषीय औदात्य की दृष्टि से कैसे निपात का अध्ययन महत्वपूर्ण है, तो वो चेतना हमें भरने के लिए तो मैं पुनः आचार्य जी के प्रति श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हूँ, आप सबकी ओर से भी। और आज मैं आचार्य जी से क्षमा चाहता हूँ कि किसी कारण से आज ज्यादा हमने सारे हमारे जिज्ञासु प्रतिभागियों तक इस बात को पहुंचाने में, हाँ जरूर उमेश जी ने तो प्रजापति का धर्म निभाया, सब तक सूचना पहुंचाई। दूसरी तरफ मुझे जो निभाना था उसमें कमी रह गई। आज विश्वविद्यालय में सुबह 9:30 से ऐसी व्यस्तता में ही रह गया, अभी भी मैं विश्वविद्यालय में बैठा हूँ। इस वजह से तो 22 ही मित्र आ पाए हैं, कुछ मित्र आते जाते रहे हैं, तो कई मित्र नहीं आ पाए, लेकिन उसकी कमी की पूर्ति हमारे रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। और रिकॉर्डिंग का भी बड़ा दायित्व, दो तरफा दायित्व उमेश जी पे पड़ा हुआ है, क्योंकि कुछ तकनीकी कारणों से सीधा जो रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा था। और इसके लिए भाई उमेश जी का हार्दिक अभिनंदन। और रूपा जी ने जिस ढंग से, जब रूपा जी अंत में समापन करती है तो उसी में पूरा दीक्षीय वक्तव्य भी हो जाता है, कारण इतने ध्यान से सुनती है, इतने ढंग से वो संचालन करती है, पूरे के पूरे आचार्य जी के एक एक पंक्ति, एक एक शब्द का भी ध्यान रखते हुए वो अपने समापन कर देती है। तो उनका हार्दिक अभिनंदन। और रूपा जी का हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। हमेशा वो पूरी तैयारी के साथ आती है और पूरी निष्ठा के साथ वो संचालन करती है। और सभी जो हमारे प्रतिभागी हैं उन सबके प्रति भी मैं आभारी हूँ, तो जिन्होंने इस हमारे पूर्णमासी के अवसर पर जो भारतीय भाषा चिंतन की परंपरा जो जारी है, और आचार्य जी के प्रति हम लोग तेलुगु में कहते हैं, तेलुगु में भी आचार्य जी समझ जाएंगे, चंद्रुन को नूलु पोगु। नूलु पोगु का मतलब क्या होता है कि हम लोग, हाँ आंध्र वाले, तो जैसे ही चांद को अमावस्या के बाद चांद को पहली बार देखते हैं तो वो पूर्ण चांद नहीं होता, उनको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा एक धागा अपने कपड़े से निकाल के, जो भी कपड़े पहने हैं तो उनको फेंक देते हैं। तो ऐसा आचार्य जी के प्रति हम कोई उनके मतलब उनके ज्ञानदान के प्रति हम बिल्कुल श्रद्धा प्रकट नहीं कर सकते जिस हद तक करना चाहिए।
तो फिर भी मैं क्षमा चाहते हुए कि आज जो प्रतिभागियों की संख्या कम है उसके लिए उसकी जिम्मेदारी मेरी है, और इसका क्षमा चाहते हुए पुनः मैं आपके प्रति श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सांद्रा जी के बारे में जैसे त्रिभुवन शुक्ल आचार्य जी कह रहे थे कि सांद्रा जी लगातार लिखती है आचार्य जी वैसे, और मई महीने में श्रम के महत्व पर उनकी जो कविता है वो अंतर भारतीय पिछले 2-2.5 साल से आर्थिक अभावों के कारण पत्रिका छप नहीं रही थी, मतलब सॉफ्ट कॉपी ही निकलती थी। इस बार पत्रिका छपकर भी आने वाली है, तो 3 महीनों अरे का वाह। एक अंक बनाकर किसी न किसी रूप में छपकर, तो उसमें विशेष रूप से जैसे ही मेरा संपादकीय होते ही उसी पन्ने पे सांद्रा जी की कविता प्रकाशित हुई है, इसलिए उनका अरे वाह। आज समुंदर पार से सांद्रा जी ने जो ज्ञानदान दिया है तो उसका हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं, उनकी बधाई आप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार पुनः जी, आपका। जी। हमेशा से आपका वक्तव्य हम लोगों के लिए प्रेरणादायी रहता है, और तमाम हमारे जो सुधीजन श्रोता हैं इस बात के प्रमाण हैं। एक बार पुनः आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल महोदय और आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अब समय आ चुका है कि आचार्य जी जो ज्ञानदान दिए हैं उसके लिए आचार्य जी को आप लोगों के कर कमलों की गड़गड़ाहट के साथ हम प्रमाण पत्र से सम्मानित करें, ससने उन्हें भेंट करें। तो मैं एक बार पुनः स्क्रीन साझा करता हूं, लोग स्क्रीन देख पा रहे होंगे। आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल महोदय जो पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष रहे हैं हिंदी एवं भाषा विज्ञान विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश, और वर्तमान समय पर विश्व ज्ञानपीठ प्रयागराज के अध्यक्ष हैं, तथा भारत सरकार के कई संगठनों, कई संस्थाओं में सक्रिय रूप से सदस्य के रूप में भाषा के प्रचार प्रसार को लेकर सर प्रतिबद्धता के साथ जुड़े हुए हैं और उसी के अनुरूप काम भी कर रहे हैं। तो एक बार पुनः आचार्य जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, जो ज्ञानदान दिए हैं। उससे हमारे जो श्रोता हैं, चूंकि जो हमारे श्रोता जुड़ते हैं भारत के विभिन्न प्रांतों के साथ साथ विश्व से भी कई श्रोता जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं लाभान्वित होंगे। और इसी के साथ सुश्री रूपा कुमारी जी जो कितने अच्छे से संचालन कर रही हैं, विगत कई महीनों से आचार्य जी के जितने भी व्याख्यान हमारे महीने में 2 चल रहे हैं उसका बहुत ही सकुशल संचालन कर रही हैं। तो एक बार उन्हें भी हम इस प्रमाण पत्र के माध्यम से उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। साथियों, आप सभी के लिए चैट बॉक्स में मैं फीडबैक फॉर्म का लिंक उपलब्ध करा दिया हूँ, आप फीडबैक फॉर्म भरें। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब हम लोग जो सूचनाओं का जब हम प्रसारण करते हैं तमाम सोशल मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से, जब हमारी सूचना जारी की जाती है उसके साथ एक गूगल फॉर्म का लिंक हम लोग देते हैं, ताकि आप लोग उसमें पंजीकरण करें। जब लोग पंजीकरण करते हैं तो आपकी एक बेसिक जानकारी हमारे पास प्राप्त हो जाती है और उसके बाद आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें। पंजीकरण क्रम मतलब ये नहीं होता है कि आप पंजीकरण कर दिए तो आप कार्यक्रम में उपस्थित हैं या नहीं है, आपको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस गलतफहमी को आप दूर कर दें। आपको प्रमाण पत्र तभी मिलेगा जब कार्यक्रम में आप 80% उपस्थित हैं, और उसके साथ साथ हम जो अभी लिंक के माध्यम से प्रतिभागिता प्रमाण पत्र का फीडबैक फॉर्म है आप उसको भरेंगे, प्रतिपुष्टि फॉर्म भरेंगे और उसके बाद आपके ईमेल पर स्वतः ही आपको भेज दिया जाएगा। आप सभी को पता है कि आचार्य त्रिभुवननाथ शुक्ल महोदय के मार्गदर्शन में उनके व्याख्यान के माध्यम से हम 2 श्रृंखलाएं चला रहे हैं। एक प्रत्येक पूर्णवासी के दिन, जैसे आज 13वां व्याख्यान है आचार्य जी का, और दूसरा प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को जो 27 तारीख को हम लोग आयोजित किए। और यह जो दोनों श्रृंखलाएं हैं, जो प्रत्येक बुधवार को हम लोग भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय पाठ्यक्रम के अंतर्गत डिजिटल साक्षरता मिशन को लेकर तकनीकी ज्ञान अनुष्ठान चला रहे हैं, और 82 ज्ञान अनुष्ठान, अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान अनुष्ठान अभी तक आयोजित किए जा चुके हैं। और आदरणीय बाबू सर के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन के अनुरूप हर 7वीं कार्यशाला हम दिव्यांगों के लिए केंद्रित कर रहे हैं, जो दृष्टिबाधित हैं या दिव्यांग हैं या और किसी प्रकार से थोड़ी सी उनको समस्या है शारीरिक रूप से। तो हमारी इसके पहले जो कार्यशाला हुई थी उसके बाद 6 कार्यशालाएं हो चुकी हैं। 7वीं कार्यशाला हमारी इस बुधवार को है, और जो विषय है अभी सूचना रात तक आप लोगों को मिल जाएगी, कृत्रिम मेधा के माध्यम से सुगम्यता को बढ़ाना। यह विषय केवल दिव्यांगों के लिए ही नहीं है, इसके माध्यम से हमारे जो आम जन लोग हैं जो रेगुलर जुड़ते हैं इस कार्यक्रम से, वो कई सारे जो AI टूल्स हैं, कृत्रिम मेधा उपकरण हैं, उसके माध्यम से कौन कौन से ऐसे
एक्सेसिबिलिटी वो बने हुए हैं जिसके माध्यम से आप अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत सभी के लिए एक समावेशी कार्यशाला होने वाला है जो सभी के लिए लाभदायक होगा। तो मेरा आग्रह रहेगा कि आप सभी समय निकालकर जरूर जुड़ें, क्योंकि यह पूरा जो ज्ञान अनुष्ठान इस पटल के माध्यम से संचालित किया जा रहा है आप लोगों की आत्मीयता से, यह पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें कोई शुल्क ना हम लेते हैं ना किसी को देते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। समय मिले अवश्य जुड़ें, कुछ सीखें और समाज को उसके माध्यम से कुछ सिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज के इस कार्यक्रम को फिर यहीं पर विराम देते हैं। बुधवार को मतलब परसों फिर हम लोग उपस्थित होंगे 1 तारीख को, और फिर हम लोग कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे एक नए वक्ता के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। सबको नमस्कार, धन्यवाद।